आज का हमारा टॉपिक है गियासुद्दीन तुगलक एवं उसकी उपलब्धियां। गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी था। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को पराजित कर एवं उसकी हत्या कर गियासुद्दीन तुगलक शासक बना और गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक बना। गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक या गाजी तुगलक था। इसने अपना जीवन बलबन के एक गुलाम के रूप में शुरू किया था। अलाउद्दीन के समय यह महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दीपालपुर का सूबेदार बनाया था। यह उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में सीमा रक्षक के पद पर भी रहा था। इसने मंगोलों के आक्रमण को दबाया था और मंगोलों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी। इस प्रकार एक गुलाम से उन्नति करते करते यह एक सूबेदार के पद पर पहुंच चुका था। 1320 में गाजी मलिक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद 1320 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा और गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जब गद्दी पर बैठा तो वह तुगलक वंश का संस्थापक माना गया। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि खुसरो शाह एक भारतीय मुसलमान था, इसलिए तुर्क अमीर उससे नाराज थे और तुर्क अमीरों ने गियासुद्दीन तुगलक का समर्थन किया और उनकी समर्थन से ही गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा। तुगलक करोना तुर्क थे। जब गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले उसने खुसरो समर्थक अमीरों को अपने पद पर बने रहने दिया, जिससे कि वे अमीर उसका विरोध न करें। और इसके बाद इसने कानूनी नियम बनाए। इस्लामिक कानून के आधार पर उसने राजकीय नियमों का एक संग्रह तैयार करवाया और उसी के हिसाब से लोगों को चलने के लिए आदेशित किया। इसने उस समय भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए। कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया। इसने सड़कों का निर्माण करवाया, पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई, डाक व्यवस्था में सुधार किया, लगान व्यवस्था में सुधार किया। यदि हम गियासुद्दीन तुगलक की लगान व्यवस्था और कृषि संबंधी सुधार के बारे में बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक ने अपनी लगान व्यवस्था में मध्यम नीति अपनाई। मध्यम नीति का अर्थ यह है कि लगान के प्रति या लगान में जो उसकी नीति थी वह न अधिक कठोर थी और न अधिक उदार थी। जैसे सबसे पहले उसने लगान वसूल करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति जो अलाउद्दीन ने नीति अपनाई थी उसमें परिवर्तन किया। उसने हिंदू लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम चौधरी आदि के प्रति अलाउद्दीन की तुलना में कम कठोर नीति अपनाई। उसने लगान वसूल करने वाले अधिकारियों को कर मुक्त भूमि भी प्रदान की, जिसे अलाउद्दीन ने छीन ली थी। दूसरा, उसका यह मानना था कि राजस्व में वृद्धि क्रमशः की जानी चाहिए। उसका यह मानना था कि लगान इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि लोग कृषि करना ही त्याग दें और षड्यंत्रकारी बन जाएं या सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह की भावना उनमें जागृत हो जाए। उसने कहा लगान धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने पर उसने जोर दिया। इसने अलाउद्दीन के समय चली आ रही कई व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। उसने ये भी कहा कि किसी भी प्रांत में लगान एक वर्ष में 1/10 से 1/11वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए और वो भी धीरे धीरे लगान में वृद्धि की जाए। उसने अलाउद्दीन के समय की चली आ रही राजस्व व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए। जैसे अलाउद्दीन की भूमि नापने की प्रथा के स्थान पर उसने पुरानी प्रथा को चला दिया, यानी कच्ची प्रथा को चला दिया, अनुमान की प्रथा को चला दिया, नष्ट व बटाई प्रथा को इसने पुनः प्रारंभ किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि किसानों में
किसानों द्वारा उत्पादकता बढ़ाई जाए। इसके लिए किसानों को सहायता भी दी, किसानों को राजकीय ऋण भी दिया, और संकट के समय, अकाल आदि के समय अगर कृषि को नुकसान पहुंचा है तो उसने यह भी आदेश दिए कि भूमि कर माफ कर दिया जाए। एक महत्वपूर्ण बात उसने कृषि संबंधी जो सुधार किया, उसमें सिंचाई की व्यवस्था को प्राथमिकता दी। उसने नहरों का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि वह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। यह तो निश्चित है कि तुगलक वंश का यह पहला शासक था जिसने नहरों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। अब हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के साम्राज्य का विस्तार। गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत एवं पूर्व भारत पर विशेष ध्यान दिया। सबसे पहला उसका वारंगल अभियान आता है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के बाद दक्षिण की तरफ पहला महत्वपूर्ण अभियान गयासुद्दीन तुगलक का था। उसने 1321 में अपने पुत्र उलुग खां या जूना खां के नेतृत्व में एक सेना दक्षिण के वारंगल अभियान पर भेजी। 1321 में जूना खां ने वारंगल पर आक्रमण किया। उस समय वारंगल का शासक राजा प्रताप रुद्रदेव था। कई दिनों तक घेरा डाले रखने के बावजूद भी जूना खां को वारंगल जीतने में सफलता नहीं मिली। प्रताप रुद्रदेव ने उसे कड़ी टक्कर दी। वह वारंगल अभियान में असफल रहा। इसी बीच में उसे यह सूचना मिली कि दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक को गद्दी से हटा दिया गया है। जब उसे इस बात की जानकारी मिली, वास्तव में यह अफवाह थी, जब उसे इस अफवाह की जानकारी मिली तो वो दिल्ली की ओर वापस आ गया। किंतु उसे पुनः गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल अभियान पर भेज दिया और इसके बाद 1323 में जूना खां ने पुनः वारंगल पर अभियान किया और राजा प्रताप रुद्रदेव को समर्पण करना पड़ा। वारंगल से लौटते समय जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक उड़ीसा होते हुए आया। ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा के शासक ने वारंगल के शासक की सहायता की थी। जूना खां के नेतृत्व में जाज नगर पर आक्रमण किया गया और इसके बाद एक प्रमुख अभियान था गयासुद्दीन तुगलक के समय का, वह था बंगाल अभियान। बंगाल का शासक का नाम भी गयासुद्दीन था। यहां 3 भाइयों में गद्दी को लेकर संघर्ष चल रहा था, गयासुद्दीन, शिहाबुद्दीन और नसरुद्दीन। और बाद में बंगाल की गद्दी पर गयासुद्दीन बैठ गया था। हम देखते हैं कि पूर्व के शासकों के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन आ चुका था, किंतु अब वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था। जब बंगाल में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चला तो गयासुद्दीन के एक भाई नसरुद्दीन ने दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से सहायता मांगी। इस पर गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सेनानायक जफर खां को बंगाल अभियान पर भेजा। सेनानायक जफर खां ने लखनौती पर आक्रमण किया। हालांकि सुल्तान स्वयं इस अभियान में उपस्थित था। सेनानायक जफर खां ने लखनौती पर आक्रमण किया। इसके बाद बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पर अधिकार कर लिया। तिरहुत पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और इसके बाद अपने इस बंगाल अभियान से तिरहुत होते हुए वो दिल्ली की तरफ लौटा। जब गयासुद्दीन तुगलक अपने बंगाल अभियान के बाद, बंगाल विजय करने के बाद दिल्ली की तरफ लौट रहा था, तब रास्ते में अफगानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बड़े रहस्यमयी तरीके से हुई। जब वह बंगाल अभियान पर था तब उसे अपने विरुद्ध कुछ विद्रोहों की सूचना मिली। उसका बेटा उलुग खां या जूना खां सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया था और ऐसा माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने ऐसी घोषणा की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां शीघ्र ही सुल्तान बनने वाला है।
निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक के पहले से ही मतभेद थे। जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसने उसके पूर्व के शासक खुसरो खां द्वारा दी गई विभिन्न भेंटों को अमीरों और अन्य संतों से वापस मांगा। खुसरो खां द्वारा जो भेंट अन्य अमीरों या जागीरदारों या निजामुद्दीन औलिया जैसे संतों को दी गई थी, उनमें से कई अमीर और जागीरदारों ने अपनी भेंटों को, संपत्ति को गयासुद्दीन को लौटा दिया। किंतु जब गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि खुसरो खां के समय जो आपको भेंटें मिली है, धन मिला है, वो मुझे वापस लौटाओ, तो निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा कि वह धन उसने गरीबों में बांट दिया है, इसलिए वो गयासुद्दीन तुगलक को धन नहीं लौटा सकता। इस कारण गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया में पहले से ही मतभेद थे, और जब वह बंगाल अभियान पर गया तब उसे यह सूचना मिली कि उसके विरुद्ध निजामुद्दीन औलिया जूना खां को मदद कर रहा है, जूना खां को गद्दी पर बिठाना चाहता है। इसलिए बंगाल से ही जब वो चल रहा था तो सुल्तान ने मार्ग में ही निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि जब तक गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंचे उससे पहले ही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली को छोड़ दे। इस पर संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। यह प्रसिद्ध कथन है कि दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह यानी मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। जब बंगाल विजय से वो लौट रहा था, मार्ग में ही उसने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने की सूचना भिजवा दी थी। इसी समय युवराज उलुग खां या मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक का स्वागत करने के लिए तुगलकाबाद के पास ही अफगानपुर नामक गांव में एक लकड़ी का महल तैयार करवाया, और उलुग खां ने कहा कि वह सुल्तान का स्वागत करना चाहता है। सुल्तान राजी हो गया और सुल्तान अफगानपुर में रुका। उलुग खां ने सुल्तान का स्वागत किया, वहीं रात्रि में भोजन किया गया। यह व्यवस्था की गई थी कि हाथियों का प्रदर्शन किया जाएगा। शाम के भोजन के बाद जब अमीर और दूसरे लोग हाथ धोने के बहाने उस लकड़ी के महल से बाहर आ रहे थे, तभी अचानक महल भरभरा के गिर पड़ा और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। यह घटना मार्च 1325 की है। ऐसा माना जाता है कि इस महल से हाथियों के टकराने के कारण महल गिर गया। इस घटना के बारे में समकालीन इतिहासकार बर्नी एवं इब्न बतूता ने वर्णन किया है। इब्न बतूता और बर्नी के कथनों में थोड़ा अंतर है। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि सुल्तान जिस लकड़ी के महल में ठहरा हुआ था उस पर अचानक बिजली गिर गई और महल लड़खड़ाकर गिर पड़ा। सुल्तान उसमें दब गया और सुल्तान की मृत्यु हो गई। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आए हुए प्रमुख इतिहासकार इब्न बतूता ने लिखा है, इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी। इब्न बतूता ने वर्णन किया है कि उलुग खां ने कुछ अपने अमीरों के साथ मिलकर सुल्तान गयासुद्दीन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उसके हत्या की योजना बनाई। इब्न बतूता ने लिखा है कि अफगानपुर के निकट लकड़ी का महल जूना खां द्वारा या उलुग खां द्वारा इस प्रकार बनाया गया था कि एक किनारे पर हाथियों को लाया जाए तो सारा महल गिर जाए, और इस प्रकार इब्न बतूता के कथन के अनुसार उलुग खां ने गयासुद्दीन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और वह इस षड्यंत्र में कामयाब रहा। जो भी हो, लेकिन बर्नी ने भी अचानक बिजली गिरने की बात कही है, और इब्न बतूता तो स्पष्ट ही लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जिसका नाम था उलुग खां या जूना खां, उसने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। मोहम्मद बिन तुगलक
यानी उलुग खां या जूना खां को अपने पिता का हत्यारा भी माना जाता है। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बड़ी रहस्यमय तरीके से हुई। इसकी संभावना अधिक है कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया होगा। गयासुद्दीन तुगलक की हिंदुओं के प्रति मध्यम मार्गी नीति थी। वह न तो कठोर नियम बनाना चाहता था और न ही हिंदुओं के प्रति ज्यादा उदार होना चाहता था। उसने यह आदेश दिया था, उसने लगान अधिकारी व अन्य लगान वसूल करने वाले अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार करें कि हिंदू के पास अधिक धन न रहे, जिससे कि वो विद्रोही और षड्यंत्रकारी बन जाएं, और ऐसा भी ना हो कि हिंदुओं के पास बिल्कुल धन न रहे और वो कृषि आदि को त्याग दें। इसलिए हिंदुओं के प्रति लगान वसूली के संबंध में विशेष रूप से इसने मध्यम मार्ग अपनाया था। गयासुद्दीन तुगलक के निर्माण कार्यों में सबसे प्रथम है तुगलकाबाद में नगर की स्थापना। उसने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की और इसके बाद गयासुद्दीन का मकबरा प्रसिद्ध है। गयासुद्दीन ने अपना प्रसिद्ध मकबरा बनवाया था, यह तुगलकाबाद नगर में ही स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक की स्थापत्य कला के बारे में यह माना जाता है कि उसकी दीवारें ढलवा थी। ढलवा दीवारें तुगलक काल की विशेषता बन गई। गयासुद्दीन के मकबरे में ढलवा दीवारें हैं, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और कुछ सफेद पत्थर का प्रयोग भी किया गया है। बड़ी सुंदर इमारत है इसके समय की। इसकी तारीफ उस समय के इतिहासकारों ने की है, हालांकि वर्तमान समय में ये नष्ट हो चुकी है, लेकिन समकालीन इतिहासकारों ने गयासुद्दीन के मकबरे की तारीफ की है, प्रशंसा की है।